जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे जो दिल्ली पुलिस में हाल ही में दिल्ली पुलिस का जो AWO TPO एग्ज़ाम होने वाला है। AWO TPO एग्ज़ाम 27 और 28 अक्टूबर। उसमें आप सबको पता होगा कि जनरल साइंस यानी साइंस का 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ 25/25 सीरीज में, जिसमें से आपके जो 25 क्वेश्चन है उनमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना, नंबर यहाँ से आपके पक्के होंगे टॉप 100 से, क्योंकि ये बार बार पिछले एग्जामों में AWO TPO में दिल्ली पुलिस के बहुत बार आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अमीबा और मलेरिया के परजीवी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखना, अमीबा और मलेरिया के जो परजीवी हैं उनको प्रोटोजोवा की श्रेणी में रखा है। किस श्रेणी में? प्रोटोजोवा। नेक्स्ट है कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है इसका आविष्कार किसने किया। तो डॉक्टरी थर्मामीटर को जो आविष्कार किया था ये किया था फॉरेनहाइट ने। किसने? इनके नाम पर फॉरेनहाइट पैमाना भी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने बनाया। तो जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया था ना, तो सबसे पहले किया था WL जॉनसन ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्भाशय जो होता है, बूम जिसको बोलते हैं, कि वैकल्पिक शब्द क्या है। तो गर्भाशय को और क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में यूट्रेरस बोलते हैं। यूट्रस है ना, जहाँ पे बच्चे पलते हैं पेट में। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, दृष्टि के दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए अपन यूज करेंगे उत्तल लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? अवतल लेंस। ठीक है। और इसके बाद आपको मैं एक कुछ एडिशनल फैक्ट भी इसमें बताना चाहता हूँ कि दूर दृष्टि दोष उसे कहते हैं जब आदमी दूर की वस्तु तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो देख सकता है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती। ठीक। वर्णांता में लाल हरा जो रंग होता है वो दिखाई नहीं देता है। मोतियाबिंद जो होता है आपको पता है, आंखों के सामने वाइट वाइट धब्बे बन जाते हैं, परत चढ़ जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि घेंघा रोग जिसको गोइटर बोलते हैं किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो अबटू ग्रंथि बढ़ने के कारण, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, उसके कारण घेंघा रोग होता है। और आयोडीन की कमी से भी घेंघा रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटिसिस यानी भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? तो भ्रूण परीक्षण पर यानी कि लड़का है लड़की जांच करने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसके प्रयोग से भ्रूण के लिंग का चुनाव किया जाता है। अगर लड़का है तो रखेंगे, लड़की है तो निकाल देंगे। तो इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणु कोशिका में जो सूत्र कणिकाओं की संख्या होती है वो 0 होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्यतः निषेचन होता है। तो निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन हमेशा डिम्ब वाहिनी में होता है। कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नल की। और इसे ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का जो अंडाणु है मिलके और एक जीव का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन बोलते हैं। और ये डिम्ब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। ठीक है। चलो, फर्टिलाइजेशन भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान वाले तत्वों से बने परमाणु क्या कहलाते हैं। देखो, तो अलग अलग अगर परमाणु संख्याएं हैं और द्रव्यमान समान है तो संभारिक बोलेंगे, आइसोबोरस यानी संभारिक बोलेंगे उन्हें। जिनका परमाणु संख्या तो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान समान है। और परमाणु संख्या और द्रव्यमान दोनों अगर समान हो जाएगा तो उसको बोलते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक अगर 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस यानी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखो, अगर परमाणु क्रमांक 17 है और वहाँ पे द्रव्यमान 36 है, तो 36 में से अगर मैं घटा देता हूँ कितना, 17, तो उन जो 19 आएगा वही न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। याद रखना। ठीक है। 19। तांबे के अगला क्वेश्चन है, तांबे का परमाणु क्रमांक यानी तांबा बोले तो कॉपर, कॉपर का परमाणु क्रमांक बताना है तो 29 होता है कॉपर का परमाणु क्रमांक। याद रखना। नेक्स्ट है कि जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के साथ प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है। तो जब प्रभाव को छुपा देगा जीन युग्म तो वो घटना कहलाती है आपकी एपी स्टेटिस। क्या कहलाती है? एपी स्टेटिस। ठीक है। नेक्स्ट है कि सहलग्नता की खोज किसने की। तो याद रखिएगा, सहलग्नता की खोज की थी बिटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोसेम क्या होते हैं। तो एलोसेम क्या होते हैं आपको बताना है।
तो एलोसेम क्या होते हैं? एलोसेम एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो याद रखिएगा कि एस चंद्रशेखर जो है ना, एक खगोल भौतिकी क्षेत्र के थे वैज्ञानिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रमन प्रभाव किसने दिया? तो याद रखिएगा चंद्रशेखरन वेंकट रमन, जिनको रमन प्रभाव के लिए नोबेल भी मिला है स्टेकरेन ऑफ लाइट के लिए, उन्होंने रमन प्रभाव बताया था, और ये सीवी रमन इनका शॉर्ट फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, आपको कारण बताना है। तो बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है ना, पानी की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो याद रखिएगा कि जिस द्रव का घनत्व कम होगा वो तैरेगी, और जिसका ज़्यादा होगा वो उस पर तैरेगी, ठीक है। यानी कि पानी का ज़्यादा है और बर्फ कम है, तो इसलिए तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायसी कारक एक एजेंट है जो, इसमें से आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो पायसी कारक है ना, एक ऐसा एजेंट है जो पायस को स्थायी कर देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो वायु को संतृप्त जब इसमें जल वाष्प की अधिकतम मात्रा हो जाती है, तो वायु को संतृप्त माना जाता है। अगला है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा परमाणु तत्व की जो संख्या है 29 डी ब्लॉक से संबंधित है, और डी ब्लॉक में 29 में क्या है? कॉपर आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिका का जीवित अंश जो है जीव द्रव्य कहलाता है, और किससे बनता है? तो जीव द्रव्य जो बनता है कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकन, यानी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकन से बनता है। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा आप लोगों का नहीं लेना है, समय एक दिन ही शेष है। देखो अगला क्वेश्चन है कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कौन सी होती है? ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें से जो सभी देह ऊतक एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होता है, सही कथन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कोशिकांगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठाए हुए हैं दिल्ली पुलिस, जो 27 और 28 अक्टूबर के लिए दिल्ली पुलिस AWA TPO एग्जाम के लिए जनरल साइंस के। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को कहते हैं? तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मृदु कांच, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहते हैं? तो जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को बोलेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय और उनकी प्राकृतिक क्रिया भूमिका को वर्णित करता है? तो याद रखिएगा ये जो भूमिका को भी वर्णित करता है, यानी जीव द्रव्य और जीव और सजीव निर्जीव सब आते हैं, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि नाइट्रो चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से कौन किसका ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता? तो नाइट्रोजन चक्र में शामिल जो नाइट्रेट होता है उसका ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्णांधता का जो दोष है किस लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है? तो वर्णांधता को किसी लेंस के दोष से आप दूर नहीं कर सकते हो, ठीक। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेल्टोनिज्म, जिसको प्रोटोनोपिया बोलते हैं, एक प्रकार की वर्णांधता है। याद रखिएगा प्रोटोनोपिया एक प्रकार क्या है? वर्णांधता है, और उसमें रोगी का कौन सा अंग नहीं देख पाते? तो प्रोटोनोपिया पे जो रोगी मतलब रंग नहीं देख पाते हैं, तो ये तीनों लाल, हरा और नीला तीनों रंग उनको नहीं दिखाई देता इस रोग वर्णांधता में। नेक्स्ट है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली और भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत का क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा ओजोन परत और भूमि के चारों दोनों का क्षय का कारण जो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और फ्रिज AC वगैरह से ही निकलता है, ठीक है। अगला है कि एक आवरण में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त होगा, बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? तो याद रखिएगा जब एक आवर्त में बाएं से दाएं जानेंगे तो कोषों की संख्या समान होगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा कि संक्रमण धातु कम विद्युत ऋणात्मक नहीं होती हैं, ठीक है। ये बाकी सब इसकी विशेषताएं हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज सीले और पिस्टले ने की थी, ठीक, याद रखिएगा। कोशिका की झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्धपारगम्य, तो मतलब थोड़ा पारदर्शी है, थोड़ा धुंधली धुंधली दिखाई देती है, प्याज के छिलके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस
किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड वैक्स कोशिका कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये लैन का नहीं होगा, लाइसोसोम होगा। क्या होगा? लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या बोला जाता है? सुसाइड वैक्स ऑफ सेल या आत्मघाती थैली। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, याद रखना, और ये भोजन जो है खाद्य धानी में पचाता है। अगला है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु और पुरुष युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, और ये दोनों मिलकर निषेचन करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होते हैं? तो याद रखिएगा जो कोश प्लास्टिड जो होते हैं, प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में होते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया? तो डार्विन ने क्या किया है? क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो होता क्या है? तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रकाश की किरण जो आएगी ना, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, यानी कि अपने माध्य से माध्यम से भटक जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करूं तो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन यानी चमकीला नहीं होता? तो सूखा बालू चमकाला इसलिए होता है क्योंकि ये परावर्तन की घटना के कारण प्रकाश सतह से लौटकर वापस टकराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, चलो किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम इसलिए दिखाई देती है क्योंकि अपवर्तन के कारण, और अपवर्तन में क्या होता है? अपने दिशा से भटक जाता है मार्ग से, है ना, प्रकाश, ठीक टकरा के सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई जो मुड़ी हुई छड़ जो है, एक लकड़ी है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो पानी के बर्तन में अगर कोई डुबाई हुई छड़ है, मुड़ी हुई इसलिए प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि जब प्रकाश टकराता है माध्यम से तो अपनी दिशा से क्या होते हैं? भटक जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि तड़ित चालक की चमक, तड़ित चालक की जो चमक है उसकी गर्जना यानी ध्वनि से सुनाई देने से पहले दिख जाती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है देखिए यहाँ पे प्रकाश की जो गति है ना ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है। कभी आपने देखा होगा कि जो बिजली चमकती है तो पहले लाइट दिखेगी फिर धड़ 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 करेगा यानी कि गरजेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो क्या हो? तो थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का आवश्यक बहुत ज़रूरी है जो गर्म या ठंडा किया जाए तो उसके कोई तापमान में जाना परिवर्तन न हो, यानी तापमान समान रहे गर्म या ठंडा करने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब को आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो गैसों के आयतन के दाब को आचरण को दर्शाने के लिए जो वक्र रेखा है उसे बताना क्या कहते हैं? तो आपके लिए क्वेश्चन है कि वो रेखा कौन सी होगी आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी कमेंट बॉक्स में आप कहोगे तो पिन कर दूंगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाराध्वनिक ध्वनि विमान जो है डॉट डॉट नामक एक प्रघाती पैदा करता है। तो याद रखिएगा पाराध्वनिक जो विमान होते हैं, हाइपरसोनिक विमान जिसको बोलते हैं, वो जो है ना पाराश्रव्य तरंगों को पैदा करते हैं। ठीक है, जो अपन इतना जल्दी नहीं सुन पाते। ठीक, नेक्स्ट है कि इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो याद रखिएगा इको साउंडिंग का जो प्रयोग होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए, और समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? फैदोमीटर से। और समुद्र की दूरी को किस में नापते हैं? नॉटिकल मील्स में। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है एकास्टिक विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर क्या है? तो याद रखिएगा मानक ध्वनि जो अच्छी है, नुकसान नहीं करेगी, 60 डेसिबल तक की ध्वनि है। और आपको पता ही है मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, चलो अगला है निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए, यानी कि छोटी बहुत छोटी छोटी वस्तुओं का अगर पता लगाना है तो कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे? तो सोनार, सोनार प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और ये तकनीक आपकी वहाँ भी यूज की जाती है, या ये तकनीक शायद वो भी यूज करता है चमगादड़ भी, और विमानों वगैरह पनडुब्बी वगैरह में भी यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मेघ गर्जने यानी बादल गरजने सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे क्या होता है? तो गरजने पर, बादल गरजने पर अचानक ही अपना मुंह खुल जाता है, और उससे होता क्या है कि दोनों कान के जो पटल है ना वायु दाब के कारण बराबर करने के लिए अपना मुंह खोलता है ताकि कोई नुकसान ना हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का क्या निम्नलिखित में से कौन सा गुण परिवर्तन होता है। तो वायु के अगर तापमान में परिवर्तन होगा तो ध्वनि में क्या होगा, आवृत्ति जो होगी उसकी प्रभावित होगी, यानी फ्रिक्वेंसी परिवर्तित प्रभावित होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता नापी जाती है। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर संगीत यंत्र है तो उसकी तीव्रता डेसिबल में ही ध्वनि की कोई भी तीव्रता नापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो इसमें से बताना है। तो याद रखिएगा, इसमें से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि तरंगों की, ये सत्य बात है। ठीक। और गलत है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। ठीक है। नेक्स्ट है कि जंतुओं में होने वाली एक बीमारी जो है फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। तो ये वायरस यानी विषाणु के कारण होता है जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग। अगला है कि आलू के मोजेक रोग जो है इसका कारण क्या है। तो आलू के मोजेक रोग का कारण भी क्या है, विषाणु है, क्या है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वनस्पत विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन को अपन बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। जबकि अपन माइकोलॉजी बोलते हैं कवकों के अध्ययन को, और अनुवांशिकी यानी कि वर्गीकरण को वर्गीकी बोलते हैं, और छोटे छोटे बैक्टीरियो को देखने के लिए सूक्ष्म की बोलते हैं। एडिशनल तौर पर याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो याद रखिएगा सेलुलोज से बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। तो हाइड्रा में जो है एक कोशिकीजीवी, इसमें यूक्लोरेला मिलता है आपका सहजीवी शैवाल। ठीक है। हाइड्रा शायद वो होता है जो आपका एक ऐसा पौधा है जो जीवों को खा जाता है, मांसाहारी। ठीक है। कलश पादप हाइड्रा। कौन कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, किसने किससे बना है। तो याद पूछा है कि जीव द्रव्य किससे बनता है, आपसे ये पूछा है। तो याद रखना, जीव द्रव्य जो बनता है ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग से बनता है। ठीक है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो हैदराबाद में। आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड हो गए हैं। ठीक है। रुको, तो इनको आगे बढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो इसमें से जो मैग्नीज है ना, वो पौधों के कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूक्लियस के बाहर का डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं, यहाँ मिलता है डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो देखो, कोशिका की जो खोज की है वो श्रेय जाता है आपका रॉबर्ट हुक को, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो जो सेंट्रियोल की रचना है ना, वो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से किसे जाना जाता है। तो एस्टीरियस को तारा मछली के नाम से जानते हैं। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है उसको बोलते हैं गिल्स यानी गड़फड़े। ठीक। मछलियों के दिल की विशेषता क्या है। तो याद रखना, मछलियों के हार्ट में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली नहीं है इनमें से। तो याद रखना, मछली है, सॉरी, तो समुद्री घोड़ा ही वास्तव में मछली है, बाकी ये सब मछली नहीं है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो इसमें से स्टार फिश मछली नहीं है, बाकी ये सा फिश, पाइप फिश, गिटार फिश मछली है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप क्या है। तो पीला या श्वेत फास्फोरस सबसे क्रियाशील होता है। फास्फोरस, पीले फास्फोरस को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है। तो जल में सुरक्षित रखा जाता है पीले फास्फोरस को। दिया सलाई यानी माचिस की तीलियों के निर्माण में कौन सा फास्फोरस यूज करते हैं। तो लाल फास्फोरस यूज करते हैं माचिस की तीली या दिया सलाई बनाने में। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है। तो कैल्शियम फास्फेट होता है हड्डी और दांतों में 50%। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फूर्त दीप्ति गुण दिखाता है। तो सफ़ेद यानी श्वेत फास्फोरस जो है स्फूर्त दीप्ति का गुण दिखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो अवरक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते क्योंकि क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण एक निश्चित दूरी के बाद टेलीविजन के सिग्नल नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डालते हैं तो क्या बनता है, तो जर्मेनियम जाली में जब आप आर्सेनिक परमाणु डाल देंगे तो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दूरस्थ वस्तुओं की पहचान के लिए और ऊर्जा का पता लगाने के लिए राडार का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिविमीय चित्र यानी 3D चित्र जो होता है किसके द्वारा बनता है, तो होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है इसके क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहे को सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने में यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, इस पे नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर है क्या, तो याद रखना ट्रांसफार्मर जो होता है एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम क्या है, तो लेंज ने नियम दिया था ऊर्जा संरक्षण के लिए एक नियम दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव होता तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता, तो परिणामी ध्रुव कहलाता तीसरा ध्रुव, जबकि आपको पता है कि चुंबक के दो ही ध्रुव होते हैं, एन एस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी का जो चुंबक क्षेत्र है ना दक्षिण से उत्तर की दिशा में है। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है, तो 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यूरी ताप वो है कि जिस ताप पे लोहा पिघलने लगता है। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसमें आवश्यक है, तो चुंबक किसमें, सभी में आवश्यक है। देखो घंटी, बेल, डोर बेल, पंखा और धुलाई मशीन सब में चुंबक लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है, तो 0 डिग्री होता है विषुवत रेखा पर नीति कोण का। विषुवत रेखा क्या है, ये नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, ये साउथ पोल, और बीच से जो बटा हुआ है ना उसे इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होती हैं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका में अंतर आ जाता है, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पता चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लॉजी काय का मुख्य कार्य क्या है, तो ग्लॉजी काय का मुख्य कार्य स्त्रावण है। ठीक है। स्त्रावी ग्रंथियों को करना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो यहाँ पे याद रखना जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैंने आपको बताया भी, तो पावर हाउस है कोशिका का, यहाँ डीएनए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो इसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है ना ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो एजिंग कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ और इसका आणविक और कोशिकीय नियंत्रण को एजिंग याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धूप की चश्मे की क्षमता क्या होती है, तो हमेशा 0 डायोप्टर होता है, उसमें कोई पावर ही नहीं होता धूप के चश्मे में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका ऑप्टिक्स से ही है कि एक लेंस का जो फोकांतर है यानी फोकस का अंतर है 25 सेंटीमीटर, क्षमता क्या होगी, तो हमेशा 25 सेंटीमीटर की क्षमता होती है 4D, याद रखना 4 डायोप्टर प्लस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्पष्ट व्यक्ति जो है ना 25 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु को स्पष्ट देख सकता है नंगी आंखों से। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी, अगर फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता हो जाएगी प्लस का 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐनक यानी चश्मे के लेंस का पावर प्लस 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 25 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस को पानी में जैसे ही डुबो दोगे ना तो उसकी क्षमता घट जाएगी। ये होता है आपका, देखो ये होता है उत्तल लेंस और ये होता है आपका अवतल लेंस, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये उत्तल ये अवतल। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा कि पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन नामक पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है पेंसिलिन की खोज मैंने बताई दी है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जानते हैं? तो बायोलॉजी के जन्मदाता जो है अरस्तु हैं। कौन है? जंतु विज्ञान और बायोलॉजी की अरस्तुलू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? तो याद रखना, रोनाल्ड रोस जो है उनने खोज की थी मलेरिया जो है मच्छरों से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर परजीवी से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कार किसने किया? तो हेनसेन ने किया था लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कार। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके AWO TPO का जल्दी एग्जाम होने वाला है 27 और 28 अक्टूबर को, उनमें पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना, और चैनल जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मैथ्स, रीजनिंग, GK GS सभी का लेके आएंगे, दिल्ली पुलिस का जो भी है जितने भी एग्ज़ाम्स की चीज़ें हैं कल भी लेके आएंगे, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।